चलो, आज हमने जो पूरे ही क्लास में डिस्कशन किया उसको एक बार फटाफट हम लोग रिकैप करेंगे। So we have discussed three theories today, and the chapter is directing and leading. तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ and we will revise all these three theories in a very short period, right? सबसे पहले डायरेक्शन या डायरेक्टिंग, चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्शन एंड लीडरशिप। एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं डायरेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हमने कोई प्लानिंग बना लिया, देखो हमें अगर मैनेजमेंट के फंक्शंस याद करें, सो देयर आर 5 मैनेजमेंट फंक्शन। आप सबको याद होगा, प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग कर लिया हमने, और फिर अच्छे अच्छे लोगों को ऑर्गेनाइज करने के बाद अपनी कंपनी में स्टाफिंग मतलब उनकी भर्ती कर ली, उनका सिलेक्शन कर लिया, उनको ट्रेनिंग किया, उनको ट्रेनिंग कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर इन सब के प्रोसेस के बावजूद अच्छी प्लानिंग हो सकती है, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग और अच्छी स्टाफिंग, लेकिन अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा ना, अगर हम उनको प्रॉपर डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्शन नहीं होगा, तो हम अपने प्लान को, अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गाइड देम, टू सुपरवाइज देम एंड टू डायरेक्ट देम टाइम टू टाइम। तो इसीलिए डायरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और डायरेक्शन कौन करता है? जाहिर सी बात है, कंपनी में जो मैनेजर्स होते हैं। और आपको पता है कंपनी में 3 लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं। मैनेजमेंट का लेवल आप सबने कितनी बार पढ़ा हुआ है? आपने मैनेजमेंट का लेवल कितनी बार पढ़ा? ऊपर टॉप लेवल होता है जो कंपनी के लिए पॉलिसीज बनाता है, लाइक सीईओ, सीएफओ। जो मिडिल लेवल होता है डिपार्टमेंटल मैनेजर, वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स का बॉस होता है और अपने अपने डिपार्टमेंट्स की पॉलिसीज बनाता है, उस पर वो काम करता है। और टॉप लेवल की जो पॉलिसी है उनको इनेक्टमेंट करने का काम मिडिल लेवल ही करते हैं, जैसे फाइनेंस मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, दीज आर द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। और इनके नीचे जो काम एलोकेट करते हैं, डेलीगेट करते हैं, ये करते हैं सुपरवाइजर्स को। सो ये होता है लोअर लेवल। लोअर लेवल में कौन आते हैं? कंपनी के सुपरवाइजर्स, कंपनी के फोरमैन, दीज आर द लोअर लेवल मैनेजर। एंड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद whom? They are directly connected with obviously the employees। जो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं उनसे ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। एंड दे आर द टेक्निकल मैनेजर्स। जो भी टेक्निकल इशू हो उनके लिए सीधा एक मैनेजर सीधा फॉरमैन से बात करेगा या फिर लोअर लेवल से। ये नहीं कि सीधा वो टॉप लेवल सीईओ के पास चला जाएगा, इनके पास तो पहुंच ही नहीं है, इनकी बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए एक प्रॉपर डायरेक्शन की, एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करना। अपने जो भी एक्टिविटीज है, अपने जो भी गोल्स है, उसको प्रॉपर डायरेक्शन देना, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। ये आप सबको पता है, अवेयर हो आप लोग। अब इसी में एक टॉपिक आता है लीड करना। अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड करना। तो इस लीडरशिप को मैं एक फ्रेज से स्टार्ट करने जा रहा हूं, और ये फ्रेज है ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स but all leaders are not managers, not necessarily to be a manager। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि सभी मैनेजर लीडर होते हैं। मान लो आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, तो जाहिर सी बात है आप 5, 10 या 20 या 50 लोगों को लीड कर रहे हो अपने अंडर में, उनको सबऑर्डिनेट कर, अपने सबऑर्डिनेट्स को या फिर अपने अंडर में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको आप लीड कर रहे हो, उनसे आप टास्क ले रहे हो। तो सभी मैनेजर लीडर होते हैं, राइट? बट आगे देखना, बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स। लेकिन सभी लीडर मैनेजर हो ये कोई जरूरी नहीं है। सभी लीडर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हो, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ लीडर बट ही इज नॉट अ मैनेजर, बिकॉज द मैनेजर और मैनेजमेंट टर्म इज बेसिकली रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली, हम क्योंकि सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कंपनी में मैनेजमेंट जो करेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि एक लीडर आपकी कंपनी में मैनेजमेंट करके दे। सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट लीडर्स आर गोइंग टू बी मैनेजर्स। कंपनी में भी लीडर्स होते हैं, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं कि कंपनी की मैनेजमेंट को देखें। वो क्या होता है, कंपनी में मान लो वर्कर्स हैं, 50 वर्कर्स हैं और 2 मैनेजर है कंपनी में। तो जो 50 वर्कर्स है उनमें से जो सबसे बढ़िया, जो सबसे मुखर हो, जो एम्प्लॉइज की बातों को मैनेजमेंट के सामने रख सके, तो वो अपने आप में वो इनफॉर्मली एक लीडर को चुन सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, यानी एक लीडर को इनफॉर्मली भी चुना जा सकता है। अ लीडर इज सेलेक्टेड, अ लीडर में बी सेलेक्टेड इनफॉर्मली ऑल्सो। इनफॉर्मली मतलब कि 50 वर्कर ने मिलकर कि भाई 50 वर्कर में सबसे अच्छा एक मिस्टर राम था, मिस्टर राम को हमने अपने ग्रुप का लीडर चूज कर लिया।
उसका क्या काम है? उसका काम है कि हमारे जो भी वर्कर्स की परेशानी है उसको वो मैनेजमेंट तक पहुंचाए। तो लीडर एक मैनेजर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपने ये एग्जांपल से भी समझ लिया होगा। लेकिन सभी मैनेजर लीडर होते हैं, क्योंकि सभी मैनेजर 10, 20, 50 लोगों को अपने अंडर में लीड करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको गाइड करते हैं। ठीक है, अब इसकी स्टाइल्स को देखेंगे, लीडरशिप स्टाइल्स। तो जो लीडरशिप स्टाइल्स है उसको बेसिकली हम 3 भागों में बांटते हैं। देयर आर 3 स्टाइल्स। द फर्स्ट वन इज ऑथोरिटेरियन लीडरशिप और ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? निरंकुश शैली, जहां पे सारा जो कमांड है वो कुछ लोगों के हाथ में, जिसको हम, अगर हमने एक पिछला चैप्टर पढ़ा था ना, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो यहाँ पे इसका मतलब वो सेंट्रलाइजेशन, कि पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है। पावर आर सेंट्रलाइज्ड इन फ्यू हैंड्स ओनली। पावर आर सेंट्रलाइज्ड इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के हाथ में पावर्स हैं। पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के हाथ में ताकत है, सत्ता की ताकत, कंपनी की ताकत, एक मैनेजमेंट की ताकत। जैसे पॉलिटिक्स में भी होता है, कुछ ही लोगों के हाथ में पावर्स चला जाता है। तो वो मैं फिलहाल पॉलिटिक्स पे जा ही नहीं रहा, मैं फिलहाल अभी एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस पूरे डिस्कशन को करना है। तो ध्यान से देखना, जो आपका ऑटोक्रेटिक लीडर, इसको हिंदी में बोलते हैं निरंकुश शैली। यानी यहाँ पे जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉय से कोई पार्टिसिपेशन नहीं लेता है, वो सारे डिसीजन खुद लेता है। वो अपने एम्प्लॉय से कोई पार्टिसिपेशन, उनका कम्युनिकेशन वन वे होता है। ये देखना आप यहाँ पे, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस, यहाँ देखो, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय लीडर। लीडर खुद ही, या मैनेजर खुद ही सारे डिसीजन खुद लेता है, वो अपने एम्प्लॉय से कंसल्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड लाइन लिखी है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हम एम्प्लॉय का रोल कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको वन वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, इन द डायग्राम, यहाँ एक मैनेजर है और ये एरो देखो, ये एरो सिर्फ नीचे की तरफ है, यानी सिर्फ ये ऑर्डर दे रहा है, ही इज ऑर्डरिंग टू हिज एम्प्लॉइज, ही इज नॉट टेकिंग हिज कंसेंट, या इनके डिसीजन जब ले रहा है तो सिर्फ ये ऑर्डर्स पास कर रहा है कि यू हैव टू डू दिस वर्क। वो उनसे कंसल्ट नहीं कर रहा है, वो उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन है। तो ये क्या करते हैं, सारी शक्तियां, सारे पावर्स अपने हाथ में रखते हैं। दे होल्ड्स ऑल पावर्स विद इन देयर हैंड्स देमसेल्व्स, राइट, एंड दे इंप्लीमेंट देयर डिसीजंस बाय यूज ऑफ पनिशमेंट, या फिर रिवॉर्ड देके उनको कैसे भी काम पूरा करवाना, चाहे उसके लिए पनिशमेंट देना पड़े, उनको धमकी देना पड़े कि भाई तुम काम नहीं करोगे हम तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल देंगे, या उनको कभी कभी रिवॉर्ड का लालच भी देते हैं, कुछ इंसेंटिव देते हैं, राइट। तो दीज आर द वेज। आपको आप नाम से अर्थ समझ में आ गया होगा। अब अगला है डेमोक्रेटिक। हमारी कंट्री भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो वहां से भी आप एक अर्थ समझ सकते हैं। तो आप ध्यान से देखना, डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। हमारा देश एक डेमोक्रेसी है जहां पे प्रजा की इन्वॉल्वमेंट हो। तो यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रजा कैसे मानेंगे? प्रजा मतलब पीपल। प्रजा मीन्स व्हाट? पीपल, राइट। हिंदी में प्रजा है, आपको इतना हिंदी का टेक्निकल होने की जरूरत नहीं, पीपल। और एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में पीपल कौन होते हैं? हु आर द बॉटम ऑफ द कंपनी? ऑब्वियसली दीज आर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी और सबऑर्डिनेट्स। तो जब हम डिसीजन मेकिंग में, एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉइज, कर्मचारी, सबऑर्डिनेट्स, जब हम डिसीजन मेकिंग में कर्मचारियों को शामिल करते हैं, एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करते हैं, तो उस तरह का जो लीडर होता है उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडर, और उस स्टाइल को बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इसको पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं। देखो नाम में छुपा हुआ है ना, पार्टिसिपेटिव मींस कि यहाँ पे एम्प्लॉय भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। सो इट इज जस्ट लाइक थ्योरी वाई, और ऊपर जो हमने पढ़ा इट इज जस्ट लाइक थ्योरी एक्स, जो हमने भी पढ़ा था ना ऑटोक्रेटिक, ये थ्योरी एक्स की तरह है। थ्योरी एक्स अगर आपको पिछला चैप्टर याद हो, मोटिवेशन चैप्टर, तो उसमें हमने थ्योरी एक्स पढ़ा था डगलस मैकग्रेगर का। उन्होंने दो तरह की अप्रोच को बताया था, एक थ्योरी एक्स और एक थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में बोला था कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो लेजी होते हैं, वो कामचोर होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। और थ्योरी वाई में उन्होंने अपनी बात को इम्प्रूव किया था। उन्होंने बोला था नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। देयर आर पीपल हु वांट्स टू टेक डिसीजंस,
who want to take responsibility, तो उस तरह की थ्योरी को थ्योरी वाई बोलते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है ना वो थ्योरी वाई को फॉलो करती है। यहाँ पे लीडर को अपने एम्प्लॉय पे विश्वास होता है, इसीलिए वो अपने कुछ पावर्स को अपने एम्प्लॉय में बांटते हैं, जबकि यहाँ पे इनको अपने एम्प्लॉय में, अपने कर्मचारियों में कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए इनको कोई पावर नहीं देते हैं। जबकि डेमोक्रेटिक में एक लीडर को, एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय में भरोसा होता है। देखना यहाँ पे, तो इसलिए ऑल डिसीजन आर बीइंग टेकन बाय मैनेजर और लीडर। यहाँ भी सारे डिसीजन लीडर ही लेगा, बट यहाँ बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज, लेकिन एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करते हुए डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करता है। और जाहिर सी बात है जब ऐसा होगा तो टू वे कम्युनिकेशन होगा। टू वे कम्युनिकेशन मतलब कि यहाँ पे एम्प्लॉय का भी रोल है। यहाँ आप देखो एक लीडर है और यहाँ पे कम्युनिकेशन का चैनल देखो, एरो इधर भी और इधर भी है, यानी ये जब डिसीजन लेगा तो ये एम्प्लॉय के भी पॉइंट ऑफ व्यूज को सुनेगा, इनको भी डिसीजन मेकिंग में शामिल कर रहा है, यानी ये भी अपनी बात रख सकते हैं। एम्प्लॉय अपनी बात या ऑर्डर दे सकता है और इनकी बात सुन सकता है। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है, जबकि ऊपर हमने सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन देखा। लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉय की फ्रीडम होती है वो लिमिटेड होती है, ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है, तो ये लिमिटेड है। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आएगा नीचे, जहां पे एम्प्लॉय की फ्रीडम बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है एम्प्लॉय के पास। तो इसको बोलते हैं लेसेस फेयर। लेसेस फेयर ये एक लैटिन वर्ड है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेन लीडरशिप, जहां पे फ्रीडम बहुत ज्यादा हो एम्प्लॉय के पास, जहां पे एम्प्लॉय के पास फ्रीडम बहुत ज्यादा हो। फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉइज इज वेरी वेरी हाई। इस तरह के शैली में, स्टाइल ऑफ लीडरशिप में एक एम्प्लॉय के पास बहुत ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम बहुत होता है। तो देखना यहाँ पे आपको समझ में आएगा, और मैं केस स्टडी भी आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल गूगल कंपनी का। This style of leadership is exist in technology company, startup, new ventures, इनमें ये बड़ा ही सटीक बैठता है। और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही लागू होता है, टॉप लेवल या फिर मिडिल लेवल, टू सम एक्सटेंट मिडिल लेवल में भी लागू होता है। जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया था, बड़ा ही खूबसूरत एग्जांपल है, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स का नाम है मिस्टर एक्स में सुंदर पिचाई है। सुंदर पिचाई इज द बॉस ऑफ गूगल। आपको पता है पूरे गूगल का सबसे बड़ा हेड कौन है? कंपनी का सीईओ, गूगल कंपनी का सीईओ सुंदर पिचाई, जो कि हमारे इंडिया से ही है, इंडिया मूल के ही, और उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से अपनी पढ़ाई की है। ये सब बातें तो आपको पता ही है। तो गूगल लगभग 150-200 देशों में है, 200 तो कुल देश है, लगभग 150 देशों में गूगल के काम करता है अपना। और इंडिया में तो गूगल के बिना हम आज कुछ सोच भी नहीं सकते, तो गूगल इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया है। तो इन सब का बॉस कौन है? गूगल, जो कि अमेरिका की कंपनी है, इन सब का बॉस है सुंदर पिचाई। अब सुंदर पिचाई कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन सारे डिसीजंस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो सारे डिसीजंस ले सके। तो इन्होंने पावर्स को डिसेंट्रलाइज, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो पावर को डिसेंट्रलाइज, मैंने ऊपर सेंट्रलाइजेशन पढ़ाया था, यहाँ मैं बोल रहा हूँ डिसेंट्रलाइजेशन, अगर आपको पीछे याद आ रहा हो। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अपने पावर को अपने जूनियर्स में बांट देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने अथॉरिटीज को अपने दूसरे लेवल के एम्प्लॉइज में डेलीगेट कर देना। ठीक है, जैसे गूगल इंडिया है, तो गूगल इंडिया का जो बॉस है उसके पास पूरी ऑटोनॉमी है कि वो गूगल इंडिया के अफेयर्स के लिए, गूगल कैसे चलेगा, क्या काम होगा, क्या ऑपरेशन होगा, उसका सारा डिसीजन वो खुद ले सकता है। उनको बार बार मिस्टर सुंदर पिचाई से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुंदर पिचाई 150 देशों में अपना काम देख रहे हैं। तो गूगल इंडिया के पास का जो बॉस है उसके पास पूरी फ्रीडम है कि वो अपने लेवल पे डिसीजन ले सकता है, राइट। हाँ, लेकिन इनकी वर्चुअल मीटिंग्स होती रहती है टाइम टू टाइम, मंथली, वीकली, लेकिन जो डेली अफेयर्स है उसके लिए गूगल इंडिया खुद डिसीजन ले सकता है। और गूगल इंडिया के अंडर में बहुत सारे बॉस होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे, ब्रांच मैनेजर्स होंगे, एरिया मैनेजर्स होंगे। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजर है, जो बॉस है, जो सुंदर पिचाई है, ये पूरी तरह से इनको, ये जो गूगल इंडिया है या गूगल पाकिस्तान है या गूगल बांग्लादेश है या गूगल चाइना में तो गूगल शायद है ही नहीं मेरे ख्याल में, या फिर गूगल रशिया है, यहाँ पे पूरी इनको ऑटोनॉमी, पूरी फ्रीडम देता है कि आप अपने अपने लेवल पे अपने डिसीजंस लो। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जिससे कंपनी का बहुत ज्यादा कुछ स्टेक लगा हो, वहां पे फिर आपको अपने सीईओ से, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है। सो वेरी लो लेवल ऑफ
इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो सीईओ है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, यानी कि अपने अपने अंडर में जो लोग हैं इनको बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हो, आपको सारी बातें पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। गूगल बॉस हैज गिवन ऑटोनॉमी, गूगल बॉस ने यानी सुंदर पिचाई ने सभी को ऑटोनॉमी फ्रीडम दे रखी है। डिफरेंट कंट्री हेड्स लाइक गूगल इंडिया के बॉस को पावर दे रखी है, छूट दे रखी है गूगल पाकिस्तान को कि आप अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हो, ये था, ठीक है। ये तीनों थ्योरी हमने कर लिया, अच्छे तरीके से समझा। अब हम कल क्या करेंगे, कल हम करने वाले हैं 4 थ्योरी, 4 मोर थ्योरीज आर देयर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये है आपका ओहियो स्टेट थ्योरीज, उसके अगला हम पढ़ेंगे कल 4 थ्योरी पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, मिशिगन यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुआ था रेंसिस लाइकर्ट ने ये थ्योरी दी थी। फिर अगला है मैनेजमेंट ग्रिड, जो कि रॉबर्ट ब्लैक एंड जॉन मॉर्टन ने दी थी। एंड लास्ट में रॉबर्ट टेनेनबॉम का लीडरशिप कंटिन्यूम, ये सब आपने बॉम में पढ़ा होगा बीकॉम में, इसको हम कल एक बार फटाफट डिटेल में चर्चा करेंगे चारों को, और फिर हम कल अगर टाइम बचा तो एमसीक्यू करेंगे लीडरशिप चैप्टर, हाँ लीडरशिप और डायरेक्टिंग चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास, इट वाज ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ काम करके। चलिए आप लोग आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thank you, sir. Good night.